आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज तारीख है 14 मई। दिन है शुक्रवार। सबसे पहले आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। दिन भर में आज हमारे पिटारे में क्या है, कौन सी खबरें हैं जिन पर बात होगी कोरोना की सेकेंड वेव की। जानेंगे कि क्या दूसरी लहर का पीक गुजर गया है। बात करेंगे यूपी में कोरोना के बाद अब दूसरी आफत की, जिसका नाम है ब्लैक फंगस। इसके अलावा बात होगी चीन की, जिसकी खराब वेंटिलेटर्स देने की करतूत सामने आई है। बात करेंगे इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास से दिल्ली पुलिस की पूछताछ की, और फिर आपको ले चलेंगे बक्सर से गाजीपुर तक नाव यात्रा में, जहां जानेंगे कि नदियों में बहकर आई लाशों का सच क्या है। तो इन सब खबरों पर होगी बात, लेकिन पहले सुनते हैं हेडलाइंस नितिन ठाकुर से। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 16 मई की रात से 31 मई के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,92,00,000 फ्री वैक्सीन की आपूर्ति की जाएगी। कोरोना की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की एक डोज भारत में करीब 1,000 रुपये में मिलेगी। भारत में स्पुतनिक का आयात करने वाली कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि इस टीके को सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरीज से जरूरी मंजूरी भी मिल गई है। गंगा नदी में शवों के मिलने के बाद राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने अब सख्त रवैया अख्तियार किया है। एनएमसीजी के डायरेक्टर जनरल राजीव रंजन मिश्र ने जिला गंगा रक्षा समितियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि दिल्ली में जो बच्चे कोरोना काल में अनाथ हुए हैं, उनकी मदद दिल्ली सरकार करेगी। ऐसे सभी परिवार जहां के मुखिया की मौत हो गई है, सरकार उनकी भी आर्थिक मदद करेगी। एक कार्यक्रम के दौरान संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट की बात की। उन्होंने कहा कि बीते दिनों में देशवासियों ने जो भी कष्ट सहा, वो भी उस दर्द को महसूस कर रहे हैं। इजरायल और फिलिस्तीन में बढ़ते तनाव के बीच आज भारत ने बयान जारी किया। भारत ने सभी हिंसक गतिविधियों, खासकर गाजा से किए गए रॉकेट हमलों की निंदा की है। साथ ही हिंसा पर रोक लगाने की जरूरत पर जोर भी दिया है। कोरोना संक्रमण से जूझते भारत में अब कुछ राहत भरे संकेत देखने को मिल रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि संक्रमण के नए केस और मौतों की तादाद में कमी दर्ज की गई है। राहत की बात है, संक्रमित मामलों का पिछले 7 दिनों का जो औसत है, उसमें कमी होना शुरू हो गई है। मसलन 8 मई को 7 दिन का औसत 3,91,000 था, जो बुधवार को घटकर 3,75,000 हो गया। दूसरी लहर का सबसे बड़ा असर महाराष्ट्र में दिख रहा था, लेकिन वहां पर भी अब हालात सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 हफ्ते पहले तक राज्य ने एक दिन के सबसे ज्यादा 68,631 केस दर्ज किए थे। 2 हफ्ते तक 50 और 60,000 केस देखने के बाद अब महाराष्ट्र के प्रतिदिन केस की गिनती 40,000 में आ गई है। इधर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के आंकड़ों में भी कमी की बात कही है। हालांकि इस बीच कर्नाटक और केरल में केस बढ़ रहे हैं, लेकिन लंबे वक्त तक इस खतरे के बने रहने की आशंका कम है। तो क्या ये देश में दूसरी लहर की पीक के गुजर जाने की तस्दीक है? क्या इन आंकड़ों के आधार पर माना जा सकता है कि सेकेंड वेव का जो पीक था वो गुजर चुका है? जानने के लिए हमने बात की इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मेंबर दीपू राय से। देखिए, बढ़िया जो एक इंडिकेटर होता है पीक पर जाने का, वो स्टार्टिंग है इन्फेक्शन जो रेट होता है उसको बताने का आर वैल्यू, यानी कि रिप्रोडक्शन वैल्यू, कि एक पर्सन जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, और वो निकाला जाता है न्यू केसेस के एडिशन से उसके एवरेज के आधार पर। तो अभी जो न्यू केसेस का जो एडिशन है, अगर आप देखें तो आज की डेट में जो आज रिकॉर्ड किया गया है नया केसेस, वो 3,43,144 के आसपास है। यानी कि जो फ्राइडे का नेट रिडक्शन एक्टिव केसेस के टर्म्स में है, यानी कि 5,632 एक्टिव केसेस कम हुए हैं। तो ये एक बड़ा रिडक्शन है अगर 5,632 केसेस कल के मुकाबले कम हुए हैं तो। और ये लगातार पिछले 2-3 दिन से एक्टिव केसेस महाराष्ट्र से लेकर के और दिल्ली जैसे शहरों में लगातार कम होते जा रहे हैं। तो ये माना जा सकता है। और हमने देखा कि जो 12 मई तक का आर वैल्यू है वो बता रहा था कि 1 से नीचे है, यानी कि अब जो है कोई इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे को
इन्फेक्ट नहीं कर रहा है आइडियली, अगर आप देखा जाए रिप्रोडक्शन वैल्यू के टर्म्स में तो। लेकिन इससे पहले वो आर की वैल्यू 1 से ज्यादा हुआ करती थी, यानी कि एक पर्सन एक या उससे अधिक लोगों को इन्फेक्ट कर रहा था। और सीधे सीधे अब ये बात एब्सोल्यूट नंबर में भी रिफ्लेक्ट होने लगी है। जैसे कि हमने आपको बताया कि 5,632 के अराउंड एक्टिव केसेस जो रिपोर्ट किया, नेट रिडक्शन है ये, उसमें कमी आई है ये। लेकिन अभी भी इंडिया जो है ग्लोबल जो कोरोना वायरस का केसेस है वो करीब करीब हर 5वां आदमी वो इंडियन है जो नए केसेस आ रहे हैं। दीपुरा, ये बताइए कि इस वेव जिसके गुजर जाने के कयास लग रहे हैं, और दुआ है कि ये सच भी हो, तो ये इस दूसरी वेव में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य कौन से रहे? देखिए, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य थे दूसरी लहर में, वो अगर एब्सोल्यूट टर्म में देखिए तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा वहाँ पे सबसे ज्यादा केसेस पाए गए। और नो डाउट उसके बाद आपका जो अभी का जो नंबर बता रहा है टोटल, उसमें करीब करीब 22% जो क्यूमुलेटिव केसेस हैं, यानी कि टोटल जो कोरोना के केसेस हैं अभी भी देश में करीब 22% वो महाराष्ट्र से है। और इसमें आप सेकेंड नंबर पे सबसे जो प्रभावित राज्य है वो कर्नाटक है। करीब करीब 9% केसेस जो है टोटल वो कर्नाटक से हैं। और इसके बाद केरल आता है, और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश तीसरे पोजीशन पर है आज की डेट में, मैं बता रहा हूँ, करीब 7% के हिसाब से। यानी कि यूपी में आप देखिए कि ये ज्यादा तेजी के साथ फैला था। और 10-15 दिन पहले आर की वैल्यू करीब 15 दिन मतलब पहले, यानी कि अप्रैल के लास्ट तक आर की वैल्यू वहाँ पे 2% से ऊपर चली गई थी। यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन 2 से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा था। लेकिन अभी यूपी में भी आर की वैल्यू 1 से नीचे आ गई है। यानी कि अब आइडियली जो मैथमेटिकली आर जो प्रेडिक्ट किया जाता है कि अब कोई इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे को नहीं कर रहा है, ये मैं रिपोर्टेड नंबर के बेसिस पे बता रहा हूँ। दीपू जी, दूसरी लहर में दक्षिण भारत के राज्यों में कोरोना का असर थोड़ा देर से दिखाई दिया, लेकिन जब दिखा तो तस्वीर बहुत ही भयावह थी। तो सेकंड वेव में साउथ इंडिया के जो राज्य थे उनके हालात कैसे रहे? देखिए, आपको बता दें कि जो टॉप के 5 स्टेट अगर आप लेंगे इंडिया के, तो उसमें से 2 स्टेट तो सीधे एक्टिव केसेस के मामले में अगर लेंगे तो 2 स्टेट कर्नाटक और केरल सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। और अंत तक आते आते तमिलनाडु की भी यही तकरीबन हालत हो गई। केरल में एक्टिव केसेस के मामले में बता रहा हूँ, केरल में करीब जो एक्टिव केसेस हैं वो देश का करीब 12% एक्टिव केसेस केरल से अभी भी, और 16% कर्नाटक से है, जबकि 14% महाराष्ट्र से। तो जो सेंटर था वो धीरे धीरे खिसक करके आप देख रहे हैं कि वो कर्नाटक, केरल और अब देखिए तो थोड़ा बहुत वो तमिलनाडु की ओर जा रहा है। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश भी है। लेकिन डेथ के अगर टर्म्स में आप बात करेंगे या अगर आप उसमें टोटल केसेस के टर्म्स में बात करेंगे तो 3 स्टेट आते हैं उसमें सबसे ज्यादा, और तमिलनाडु 6% के हिसाब से सबसे चौथा सबसे बड़ा स्टेट है जो अभी प्रभावित है कोरोना से। और हम अगर आज की बात करें कि मीन्स की जो लेटेस्ट जो नंबर है पिछले 24 घंटे में, उसमें तमिलनाडु में करीब करीब 9% जो केसेस हैं वो तमिलनाडु से आ रहे हैं। और उसमें आंध्र प्रदेश भी 6% के साथ है, और 10% के आसपास कर्नाटक है। महाराष्ट्र करीब 12% है। यानी कि एक बड़ा रिडक्शन है। केरल जबकि आपको बताएं कि सबसे टॉप पे है महाराष्ट्र के बाद अगर देखें तो वहां पे, क्योंकि 11.64, यानी कि करीब करीब इक्वल मान सकते हैं कि 12% महाराष्ट्र, 12% केरल। ऐसा शायद पहली बार हो रहा होगा कि लगभग बहुत ही माइन्यूट लेवल पर केरल थोड़ा सा कम है। अदरवाइज परसेंटेज टर्म में टोटल केसेस केरल के ज्यादा है पिछले 24 घंटे में। तो ये एक इंडिकेशन है। ये पीक का जो टाइम हम लोग चेक कर रहे थे उसमें केरल और महाराष्ट्र ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पर आ गए हैं 24 घंटे के केसेस में। शुक्रिया दीपू राय। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का पीक अभी ठीक से गुजरा भी नहीं कि एक और बीमारी ने भारत के कई राज्यों की दहलीज पर दस्तक दे दी है। इस बीमारी का नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। दिन भर में पहले भी हम इस बीमारी के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन अब कुछ शहरों में इस बीमारी के आंकड़ों में तेजी दर्ज की गई है। म्यूकोरमाइकोसिस, जिसे आम बोलचाल की जबान में ब्लैक फंगस भी कहते हैं, वो भारतीय चिकित्सा विज्ञान परिषद यानी ICMR के मुताबिक एक दुर्लभ तरह का फंगस है। ये फंगस शरीर में बहुत तेजी से फैलता है और आमतौर पर ये उन लोगों में देखने को मिल रहा है जो कोरोना संक्रमित होने से पहले
किसी दूसरी बीमारी से ग्रस्त थे या उनकी इम्यूनिटी पहले भी काफी कमजोर थी। तो इस बीमारी से मस्तिष्क, फेफड़े और त्वचा पर भी असर देखने को मिलता है। कई मामलों में आंखों की रोशनी चली जाती है और मरीज के जबड़े और नाक की हड्डी गल जाती है। अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो मरीज की मौत तक हो जाती है। इसके सबसे ज्यादा मामले यूपी में सामने आए हैं। 70 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में हैं। तो ब्लैक फंगस एग्जैक्टली क्या है और ये शरीर के किन हिस्सों पर असर डालता है, जानने के लिए हमने बात की आकाश हेल्थ केयर हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजिस्ट पूजा चोपड़ा से। ब्लैक फंगस, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है। ये उन लोगों को ज्यादा संक्रमित करता है जो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, मतलब जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ही थोड़ा कमजोर हो। ये कई प्रकार के होते हैं, मतलब ये शरीर के कई अंगों को संक्रमित कर सकता है। एहतियात के तौर पे राइनोसेरेब्रल, जैसा कि नाम बताता है, नोज से ब्रेन तक, ये वाला ब्लैक फंगस बहुत जल्दी फैलता है और काफी फेटल होता है। इसके अलावा पल्मोनरी, जो कि लंग को इन्फेक्ट करता है, क्यूटेनियस, जो कि स्किन को इन्फेक्ट करता है। तो शरीर के हिस्सों के अनुसार जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो अलग अलग होते हैं। अगर हम राइनोसेरेब्रल की बात करें तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कि आँखों में स्वेलिंग आना, जॉ में स्वेलिंग आना, हमारे मुंह के अंदर या नोज के अंदर छोटे छोटे काले रंग के क्रस्ट आना, ये हमें बताते हैं कि ये ब्लैक फंगस हो सकता है। सिमिलरली पल्मोनरी, मतलब लंग के सिम्टम्स होते हैं। जहाँ हम चर्म यानी क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस की बात करें तो लेग्स और आर्म्स को ये ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। इसके अलावा चेहरे पर भी लीजन्स आ सकते हैं। छोटे छोटे फोड़े आते हैं जो इनिशियली रेड होते हैं, उनके आसपास एक रेडिश हेलो होता है और इनमें एक कालापन, एक नेक्रोटिक एरिया या इश्कार, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं, वो आता है। तो ये हमें एहतियात करता है कि ये म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। डॉक्टर चोपड़ा, ब्लैक फंगस था तो पहले भी, पर अब कोविड से जंग जीत चुके लोगों में ये ज्यादा हो रहा है। तो क्या एक प्रकार से दोनों के बीच में, यानी कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस के बीच में किसी तरह का कोई कनेक्शन दिखता है? ब्लैक फंगस पहले भी था, लेकिन अब कोविड में ब्लैक फंगस के बारे में हम ज्यादा बात कर रहे हैं। ब्लैक फंगस का जो खौफ है वो लोगों में बहुत तेजी से फैल रहा है। वो इसलिए क्योंकि कोरोना के जो ट्रीटमेंट में हम किन किन मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, यूजुअली हाई डोज स्टेरॉइड्स देते हैं। ये उन पेशेंट्स में ज्यादा कॉमन है, जैसे मैंने अभी बताया, जिनका इम्यून सिस्टम पहले ही वीक है, स्पेशली डायबिटिक्स, जो लोग इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कैंसर पेशेंट्स। इन पेशेंट्स का जो कीटाणु से लड़ने की शक्ति है वो ऑलरेडी वीक होती है, तो इनमें ये संक्रमण होना ज़्यादा पॉसिबल होता है। उसके अलावा कोविड से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, हाई फ्लो ऑक्सीजन, स्टीरॉयड अब्यूज़ तो मैं नहीं कहूँगी, स्टीरॉयड ज़रूरी भी होते हैं, लेकिन आजकल जो पेशेंट्स अपने आप लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड्स लिए जाते हैं विदाउट कंसल्टिंग अ फिजिशियन, उनका भी इसमें रोल डेफिनेटली है। तो दो रीजंस कह सकते हैं कि ब्लैक फंगस और कोरोना वायरस का जो कनेक्शन देखा है। नंबर 1, टाइप ऑफ पेशेंट, मतलब जो ऑलरेडी बीमार हैं, जो ऑलरेडी और बीमारियों से लड़ रहे हैं, एंड नंबर 2, जो कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट है। अब ब्लैक फंगस से बचने के उपाय क्या हैं डॉक्टर चोपड़ा? ICMR की गाइडलाइंस क्या कहती हैं? फंगस से बचने का कोई सच उपाय नहीं है, लेकिन आपको एहतियात रखना है। मद्देनजर रखते हुए आपको कुछ सिम्टम्स का ध्यान रखना है। नेजल स्वेलिंग, जॉ स्वेलिंग, नोज में छोटे छोटे ब्लैक क्रस्ट आना, स्किन में कोई ऐसे फोड़े आना जो थोड़े अजीबो गरीब हो, जिनमें थोड़ा सा ब्लैक डिस्चार्ज हो, आई पे स्वेलिंग आना, ऐसे कोई भी लक्षण आपको आए तो तुरंत अपने हेल्थ केयर वर्कर से संपर्क करें। एक और बात का खास ध्यान रखना है कि कोरोना से संक्रमित लोग सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। अपने आप स्टीरॉयड्स, एंटीबायोटिक्स अपने आप ना लें। हमेशा अपने हेल्थ केयर वर्कर या डॉक्टर की सलाह से ही इसका उपचार करें। कोरोना संक्रमण के डेली केसेस में भले कुछ कमी आई हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हालात अब भी मेडिकल इमरजेंसी वाले हैं। इस क्राइसिस के दौर में विदेशों से भी मदद ली गई है, जिसकी सराहना भी हुई है, लेकिन अब
इसी मदद पर विवाद छिड़ता नजर आ रहा है। किस्सा मुख्तसर यह है कि चीन से भारत ने कुछ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मंगवाए। चीन ने भेज तो दिए, लेकिन इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह दिखाया जैसे उसने भारत को सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मदद के तौर पर मुफ्त दिए हैं, जबकि इंडिया टुडे के हाथ वो डॉक्यूमेंट लगे हैं जिनसे साफ समझा जा सकता है कि चीन की तरफ से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के दाम बढ़ा दिए गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई जरूरी कंपोनेंट्स की क्वालिटी भी गिरा दी गई है। देश में इन घटिया ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का इस्तेमाल होगा तो बड़े स्तर पर तबाही मच सकती है। तो क्या है ये पूरा मामला, हमने जाना इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से। एक भी ऐसा ऑक्सीजन सिलेंडर कॉन्सेंट्रेटर नहीं है जो चीन से ग्रांट के तौर पे आ रहा है। सारे कॉन्सेंट्रेटर्स खरीदे जा रहे हैं, और जो खरीद रहे हैं उसमें दो पहलू है। एक ये कि जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो जिस दाम पे पहले आ रहे थे उससे ऑलमोस्ट दुगने दाम पे अब बेचे जा रहे हैं। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है वो ये है कि जो कॉन्सेंट्रेटर्स अब बन के आ रहे हैं उसमें और जो पहले बनते थे उसमें क्वालिटी का बहुत फर्क देखा जा रहा है, जो जिससे जो भारत में जितने लोग इन कॉन्सेंट्रेटर्स को यूज करने वाले हैं उनके लिए ये हेल्थ हैजर्ड शायद ना हो, लेकिन कितने घंटे उसको यूज कर सकते हैं उस पर बहुत फर्क पड़ रहा है। और उससे भारत को बहुत नुकसान है, क्योंकि इतने सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आ रहे हैं जिनको हजार घंटे काम करने चाहिए। अगर वो बस 100 घंटे काम करे तो बहुत जल्द ऐसे कॉन्सेंट्रेटर्स हमारे गोडाउन में मेडिकल वेस्ट के तौर पे पड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका काम और जो उनका लाइफ स्पैन है वो बहुत कम है। अच्छा गीता जी, भारत के पास तो और भी कई ऑप्शंस हैं जहां से मेडिकल इक्विपमेंट्स इंपोर्ट किए जा सकते हैं, तो फिर भारत को चीन की ही मदद क्यों लेनी पड़ी, वो भी तब जब पिछले साल ही बायकॉट चाइना की मुहिम पूरे देश भर में चल रही थी? जो सच्चाई है, जो रियलिटी है वो ये है कि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उसके जो सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं वो चीन है। ऐसा कोई और देश नहीं है जो आज के टाइम पे जो डिमांड भारत का है उस डिमांड को पूरा कर सके। कुछ देश हैं जहां से छोटे छोटे कंसाइनमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम कंसाइनमेंट्स है उसको अगर फुलफिल करना है, उस डिमांड को अगर डिमांड की पूर्ति करनी है तो वो चीन ही कर सकता है। तो ये अगर आपको लग रहा है कि ऑल्टरनेट सप्लाई चेन्स हैं अभी, तो वो नहीं है। इसके बारे में बातचीत जरूर छिड़ गई है कि चीन के भरोसे इतना रहना ठीक नहीं है, और इसी वजह से अब जरूरी है कि बाकी देश जुटकर एक ऐसा सप्लाई चेन खड़ा करे जहां पे चीन की जरूरत ना पड़े ऐसी आपदा और ऐसे पैंडेमिक के दौरान। लेकिन अभी अगर आप देखें रियलिटी, तो चीन के अलावा ऐसा कोई और देश नहीं है जो इन मेडिकल इक्विपमेंट को, स्पेशली ऑक्सीजन रिलेटेड जो इक्विपमेंट है, उसको इस मात्रा पे इस मैग्नीट्यूड में प्रोड्यूस करता हो। क्या चीन के भेजे हुए लो क्वालिटी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को लेकर भारत सरकार की तरफ से कोई बयान आया है? भारत सरकार बहुत साफ तरीके से ये कह चुका है कि आप जो यहाँ पे पैंडेमिक, जो यहाँ पे अभी माहौल है, उसमें भारत अपना ईगो आगे नहीं रखने वाला। वो उन्होंने ये बड़े साफ तौर पे कह दिया है कि अभी जरूरत है जान बचाने की, लोगों की जान ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसमें अगर उन्हें जिस देश से खरीदना पड़े, जो खरीदना पड़े, भारत सरकार खरीदेगी। ये जरूर है कि एक पॉलिसी डिसीजन के तहत अगर आप देखें, चीन ने कई बार अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि आप हमसे असिस्टेंस ले और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ले, जैसे आप बाकी देशों से ले रहे हैं। लेकिन उसका जवाब अभी तक भारत सरकार ने बीजिंग को नहीं दिया है, ये कहते हुए कि अगर हमें लेना है चीन से, लेना तो जरूरी है, लेना तो पड़ेगा ही, लेकिन अगर लेना है तो हम खरीदेंगे, अभी हम चीन से ग्रांट नहीं लेंगे। तो अगर ऑफिशियल लाइन देखें तो ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है जो चीन से आ रहा है जो ग्रांट के तौर पे आ रहा है। ये जरूर है कि अभी हाल फिलहाल में एक पहला बैच आया है और उसके बाद 2-4 और बैचेस आने वाले हैं जो रेड क्रॉस टू रेड क्रॉस है। चाइना के रेड क्रॉस सोसाइटी ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को भेजा है, वो जरूर ग्रांट है, लेकिन उसको आप सरकारी ग्रांट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी चाइनीज कंपनीज रेड क्रॉस को दे रहे हैं, और रेड क्रॉस फिर
भारत भेज रहा है। तो ग्रांट के तौर पे अगर आप देखिए चीन की तरफ से, रेड क्रॉस की तरफ से आया है, लेकिन चीन सरकार से अभी तक भारत ने मदद नहीं मांगी। शुक्रिया गीता जी। कोरोना आपदा के दौरान हम सब ने शमशानों से लेकर कब्रिस्तानों की कतार तक कई व्याकुल कर देने वाली तस्वीरें देखी। उम्मीद थी कि हालात सुधरेंगे, कई जगह पर थोड़े हालात सुधरे भी, लेकिन इस बीच देश के कई हिस्सों से दिल झकझोर देने वाली खबरें आ रही हैं। मोक्षदायिनी माने जाने वाली गंगा में लाशें तैरती हुई मिल रही हैं, वो लावारिस लाशें जिन्हें गिद्ध, कौवे और कुत्ते नोच रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ यूपी और बिहार सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि गंगा नदी में पाई हुई लाशों का ब्यौरा क्या है। आयोग ने पूछा है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है और अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर वो लाशें कोरोना मरीजों की नहीं थी तो भी इस तरह से नदी में लाशों का तैरना पूरे समाज के लिए शर्मनाक है। इन लाशों को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये लाशें कोविड मरीजों की हैं और कब्रिस्तान, शमशान घाटों पर जगह न मिलने या फिर लकड़ियां खत्म होने पर या अंतिम संस्कार के लिए संसाधन ना जुटा पाने की हालत में नदी में फेंक दी गई। ऐसे कयास और दावे कितने सच्चे हैं, इस पर चीजें बहुत स्पष्ट नहीं हैं। ऐसे में आज तक रेडियो रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा ग्राउंड जीरो पर गए। उन्होंने यूपी के गाजीपुर से बिहार के बक्सर तक नाव में बैठकर हालात का जायजा लिया। इस पूरी यात्रा में उन्होंने क्या देखा और महसूस किया, यही पूछा मैंने आज तक रेडियो रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा से। देखिए, गाजीपुर से बक्सर तक जाते समय कम से कम ये देखा कि जो तस्वीरें सामने आई थी वो महज ट्रेलर थी, क्योंकि दोनों किनारों पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी भयानक और कभी न भूलने वाली तस्वीरें हैं और उससे पता चलता है कि त्रासदी कितनी बड़ी है। कागज़ों पर मरने वालों के आंकड़े दिख नहीं रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों से हमने बात किया तो वो कहते हैं कि लोगों के सामने लकड़ियों की किल्लत है, लकड़ियां नहीं मिली हैं, लोग बहुत गरीब हैं, लकड़ियां खरीद नहीं सकते और इसलिए रात के अंधेरे का फ़ायदा उठा करके लोग अपनों को प्रवाहित कर दे रहे हैं, गंगा में लाशें फेंक दे रहे हैं। प्रशासन की ओर से मुनादी की जा रही है, अपील की जा रही है, ऐलान किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है इन व्यवस्थाओं में काफ़ी देरी हो गई और इस वजह से जो दिख रहा है वो अब सबके सामने आ चुका। अब जो गाज़ीपुर से लेकर के बक्सर तक हो रहा वो छुपा नहीं है। तो हमने यही तय किया कि दो जगहों पर अगर ये शव मिलने का सिलसिला हुआ तो क्यों ना इन दोनों के बीच की दूरी तय की जाए। और जब हम नाव लेकर के गए हैं तब पता चला कि किनारों पर उतने पत्थर नहीं जितने कि शव हैं दोनों किनारों पर, और कुछ पुराने हैं। हो सकता है कि 5 दिन से लेकर के 15 दिन पुराने शव हों, फूल गए हैं, किनारों पर आ चुके हैं तेज़ लहरों के साथ। तो अब प्रशासन की ओर से गाज़ीपुर में जो हमने देखा कि जो शव मिल रहे हैं उनको अंत्येष्टि की जा रही है, उनको दफनाया जा रहा है ताकि आगे संक्रमण ना फैले। गांव वाले डरे हुए हैं और वो डर स्वाभाविक है कि एक तो कोरोना महामारी और ऊपर से लाशें तैरती दिखाई देना, कि जिस गंगा का पानी आचमन करते ही हम पवित्रता मानते हैं, आज उस गंगा की ओर लोग देखना भी नहीं चाहते, वहाँ जाना ही नहीं चाहते, बदबू बहुत ज़्यादा फैली है। तो एक दूसरी चुनौती खड़ी हो गई है कि एक और महामारी संक्रमण न फैल जाए। ये अब सबसे बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। आशुतोष, एक जो कयास है कि ये शव कोरोना संक्रमित थे, आपकी पड़ताल में क्या निकल कर आया है? स्थानीय लोग और प्रशासन से कोई बात हुई इस बारे में? कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ एक देखा गया कि ज़्यादातर उनके शव प्रोटेक्टिव किट में मिलते थे। हालांकि हमने जब देखा ज़्यादातर जो शव थे वो साधारण कपड़ों में ही थे, उन्हें प्रवाहित कर दिया गया था। लेकिन आसपास के लोग मानते हैं कि बीमारी बहुत ज़्यादा फैली थी, बुखार की शिकायत बहुत लोगों को थी, सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी और अस्पतालों की जो व्यवस्था थी हम पहले ही देख चुके हैं। बहुत सारे लोग गाँव में ऐसे डरे हैं कि जो अस्पताल जाना ही नहीं चाहते। तो बहुत संभावना है कि इन सब की मौत अस्पताल जाते समय, अस्पताल में इलाज के दौरान या गांव में ही हो गई थी, जबकि ये पता चल पाता कि उन्हें कोरोना था या नहीं, क्योंकि टेस्टिंग कैसी हो रही है राज्यों में ये अब किसी से छुपा नहीं है। तो इससे पहले वो टेस्टिंग करवाते, नतीजे आते, उनकी मौत हो गई है। आमतौर पर ये कहा जा सकता है कि मरना कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर संख्या देखी जाए, क्योंकि असाधारण तौर पर दूसरी बीमारियों से लोग मरते हैं। लेकिन जिस संख्या में ये लाशें आई हैं और जब पूरे राज्य में जिस तरह से तस्वीरें दिख रही हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये कहीं ना कहीं इन बीमारियों के इर्द गिर्द ही इसी के लक्षण जो है लोगों में पाए गए थे। लोग भी कहते हैं कि आसपास के और ख़ासकर पूर्वांचल के दूसरे शहरों में, ज़िलों में जो हमने तस्वीरें देखी हैं, वहाँ बहुत सारे लोग जो हैं बुखार, ज्वर, सर्दी, खांसी इस तरह के लक्षणों से संक्रमित हैं। तो ये एक बड़ी संभावना हो सकती है कि लोगों को पता ही न चल पाया हो कि वो कोरोना से संक्रमित हैं, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई और आर्थिक तंगी कह लीजिए, लकड़ियों की कमी कह लीजिए, या कोई भी और दूसरी वजह रही हो, उन्होंने अपने के शव को बिना अंत्येष्टि किए गंगा में प्रवाहित कर दिया।
अगर आप ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं तो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आपने इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास का नाम जरूर सुना होगा। लोग आए दिन उन्हें ट्विटर पर टैग करके ऑक्सीजन, अस्पतालों में बिस्तर और एम्बुलेंस जैसी जरूरी मदद मांगते रहते हैं। इस दौरान मदद में उनका नाम काफी उभर कर सामने आया, लेकिन आज दिल्ली पुलिस श्रीनिवास से पूछताछ के लिए उनके दफ्तर पहुंची। पूछताछ किए जाने वाले नेताओं में एक नाम बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना का भी है। तो किस बारे में थी ये पूछताछ और क्या चिंताएं थी दिल्ली पुलिस की और क्या निकल कर आया है इस पूछताछ में, बता रहे हैं इंडिया टुडे टीवी के डेप्यूटी एडिटर आनंद पटेल। देखिए, आज सुबह करीब 11 बजे के आसपास क्राइम ब्रांच की टीम यूथ कांग्रेस का दफ्तर जो रायसीना रोड पर है वहां पहुंची है और क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने श्रीनिवास बीवी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस के, उनसे करीब 20 मिनट तक पूछताछ की। जांच का दायरा ये है कि कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें ये आरोप लगाया गया कि कई जो नेता हैं वो जो जरूरी दवाएं हैं, ऑक्सीजन है, वो लोगों में वितरित कर रहे हैं जबकि आम जनता को ये नहीं मिल पा रही हैं। इसके पीछे क्या वजह है, क्या ये कालाबाजारी हो रही है? इस सिलसिले में जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम है वो पहुंची थी और श्रीनिवास बीवी से सारी जानकारी ली गई कि उन्हें आखिरकार ये ऑक्सीजन सिलेंडर और जो जरूरी दवाएं हैं ये कहाँ से मिल रही हैं। और जैसा कि बीवी श्रीनिवास से हमारी बात हुई उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने सारी जो जानकारी है वो दिल्ली पुलिस की टीम को दे दी है कि किस तरीके से उन्हें जो वॉलंटियर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से ये जो जरूरी सामान, दवाइयाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया जा रहा है जिन्हें वो जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा आनंद, पूछताछ तो हो गई, लेकिन अब कांग्रेस इस मसले पर हमलावर दिख रही है। राहुल गांधी ने लिखा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। खुद श्रीनिवास ने जिगर मुरादाबादी का एक शेर ट्वीट किया कि उनका क्या फ़र्ज़ है, वो अहले सियासत जाने, मेरा काम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो ये जो अब इस पर सियासत हो रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर के एक तरह से सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस पार्टी के मीडिया इंचार्ज हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि सरकार रेड रात चला रही है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लोगों की मदद कर रहे हैं, जरूरी सामान और दवाइयां पहुंचा रहे हैं, जो काम सरकार का है, इसकी वजह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और सरकार उनके पीछे पिशाच की तरह पड़ गई है। उन्होंने ये कहा है कि इसका जो कांग्रेस पार्टी है वो जनता की अदालत में सरकार को लेके जाएगी। अदालत हाईकोर्ट में नहीं, हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएगी, बल्कि जनता की अदालत में जाएगी और जनता से न्याय मांगेगी। लेकिन ये साथ ये भी जोड़ा है कि वो इस तरह की जो कार्रवाई है पुलिस की, उससे पीछे नहीं हटेंगे और जो वो काम करते आ रहे हैं अभी तक, जो लोगों को सामान पहुंचाना है, जरूरी दवाइयां पहुंचानी है, वो काम चलता रहेगा। तो एक तरह से कह लिया जाए कि कांग्रेस ये कह रही है कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस का ये कहना है और बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो PIL है उसमें बीजेपी के लोगों का भी नाम है। अब देखना ये होगा कि क्या दिल्ली पुलिस जो बीजेपी के लोग जिनका नाम है उस जनहित याचिका में उनसे पूछताछ करती है या नहीं। और अब चलते चलते आपके लिए एक काम की जानकारी। एम्स टू हेल्थ और अपोलो 24/7 के डॉक्टर्स की टीम के साथ मिलकर आज तक आपके लिए लाया है आज तक कोरोना क्लिनिक, एक हेल्पलाइन जहां आप ले सकते हैं डायरेक्ट परामर्श, वो भी एकदम फ्री। कोविड-19 के इलाज की जानकारी हो या वैक्सीन से जुड़े सवाल, डायल करें आज तक की हेल्पलाइन 08035216666 इस शनिवार और रविवार दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक। तो नंबर एक बार फिर बता देता हूं, 08035216666 08035216666। आज तक की हेल्पलाइन पर आप अपनी कोविड संबंधी किसी भी सवाल या जिज्ञासा में मदद पा सकते हैं कल और परसों यानी शनिवार और इतवार दोपहर 1 से 5 बजे तक। तो वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो, कोई शिकायत हो या कोई सराहना हो तो हमें लिख भेजिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। इस शो का साउंड डिजाइन किया था कपिल देव सिंह ने और मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। एक बार फिर से आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।